हेलो बच्चों, अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आप किसी भी स्टेट के हो, तो आपका यहाँ पर स्वागत है। देखिए बच्चों, आप सब जानते हो कि पॉलिटेक्निक जो होता है वो एक कंपटीशन एग्जाम है और सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम की तैयारी आपको पॉइंट टू पॉइंट करनी है। अब देखो, जिन बच्चों ने मेरी बात सुनी उनका रिजल्ट आपके स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बच्चों टॉप लेवल के जो रैंक होल्डर हैं वो बच्चे हैं, तो आप सोच सकते हो कि जिन बच्चों ने मेरी बात सुनी होगी वो ओवरऑल कितने ज्यादा बच्चे होंगे। ठीक है, एक रिजल्ट तो आपके सामने ये आ रहा है, ऊपर से आप देखिए दूसरा रिजल्ट अगले साल का, फिर नेक्स्ट ईयर देखिए, एक पेज तो ये है, एक पेज फिर से है। 183 गवर्नमेंट सिलेक्शन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप समझ सकते हो कि ये टॉप लेवल रैंक होल्डर है और ये सभी आपको रैंक जो है, सभी रैंक होल्डर स्टूडेंट आपको YouTube पे मिल जाएंगे। मैंने इन सब के लगभग वीडियो बना रखे हैं, आप YouTube पे इजीली देख सकते हो कि इन सब के रिजल्ट जो है बच्चों ऑथेंटिक है। और ऐसे जो हर बार बच्चे हमारे पास सिलेक्ट होते हैं क्योंकि वो मेरी बात सुनते हैं और समझते हैं कि इस एग्जाम की तैयारी बच्चों पॉइंट टू पॉइंट होती है। आज आपका डे 5 है, डे 4 का वीडियो अलग बन चुका है आपका, आज डे 5 है। अगर आप हिंदी मीडियम हो तो इस वीडियो का जो हिंदी वर्जन है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप वहां से हिंदी मीडियम का भी पढ़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज डे 5। तो फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना आपको बेटा, पॉइंट टू पॉइंट समझना है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट समझना है। कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और केवल मेन बात है। देखो, मैंने लिखा बहुत कुछ है, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब लिखा तो बहुत कुछ है लेकिन आपको इतनी सारी बातें याद नहीं करनी। इसमें जो मेन बात है आपको बताऊंगा, केवल उसी पे फोकस करना है। तो चलिए पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। केवल ये चीज आपको याद रखनी है, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। क्लियर है, सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न। अब मुझे याद है एग्जाम्पल में आया था, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं बच्चों, जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर में तो क्या फॉर्म होता है? तो आंसर था मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर। तो क्या याद करोगे इसमें? ये याद करोगे कि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है एयर में तो ये क्या बनाता है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका थर्ड पॉइंट पे आता है बेटा, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन द केमिकल रिएक्शन। अब ये क्या है? 4 पॉइंट। ये 4 पॉइंट है कि ये चारों पॉइंट हमें इंडिकेट करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। इन चारों पॉइंट्स को बोला जाता है कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन। तो आपको एग्जाम में क्या करेगा, आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन। इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन के कंडीशन है? तो 4 रिएक्शन में से कोई एक रिएक्शन दे देगा, कोई 4 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन दे देगा, या एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो 3 तो एज इट इज रहेंगे, चौथा ऑप्शन कुछ और दे देगा, तो वो जो होगा केमिकल रिएक्शन का जो एग्जांपल है या कंडीशन है वो नहीं होगा। तो कौन कौन सी कंडीशन है? पहला चेंज इन कलर, दूसरा चेंज इन स्टेट, तीसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस और चौथा चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन कलर, अगर या तो कलर बदल जाए या चेंज इन स्टेट या उसका स्टेट बदल जाए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, कोई ना गैस, कोई जो ऐसा गैस उत्सर्जित होना चाहिए, और चेंज इन टेम्परेचर, और उसका टेम्परेचर बढ़ना या घटना चाहिए। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अधिकतर ये चारों चीजें ही पाई जाती है। क्लियर हो गया। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में चारों चीज पाई जाएगी तो उसे केमिकल रिएक्शन बोला जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अनबैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं उसमें याद क्या करना आपको। एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स of one or more element in the reactant and product। इस पूरी लाइन का ये मतलब है कि अनबैलेंस इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अनइक्वल नंबर ऑफ एटम, क्या याद रखोगे? अनइक्वल एटम्स, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होता है किसके? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के। जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसे अनबैलेंस इक्वेशन बोला जाएगा। क्लियर हो गया। तो इतनी सारी बातें आपको याद नहीं करनी है, केवल जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं कि अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है। आपसे पूछा जाएगा अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है, तो ऑप्शन में आपको ये ढूंढना है जिसमें अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में। और आपको बिलीव नहीं होगा, ये सभी पॉइंट जो आप पढ़ रहे हो ना बेटा, ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, अलग अलग पेपर में, अलग अलग स्टेट के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। जिनको चैप्टर बाय पार्ट लिया गया ताकि आपको पढ़ने में आसान हो।
प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट होता है न्यू सब्सटेंस, द सब्सटेंस दैट टेक प्लेस, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होता है? जो न्यू सब्सटेंस बनता है, इतना याद रखो बस, न्यू सब्सटेंस। तो जो न्यू सब्सटेंस बनता है बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट के लिए क्या याद रखोगे? न्यू सब्सटेंस, बस इतना ही याद। केमिकल रिएक्शन में जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? आप पढ़ चुके हो, ये मैं आपको डे 3 में बताया था, आप वहां जाकर देख ले। मैंने कहा था मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मास ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है, तो इक्वल टू द टोटल मास। टोटल मास हमेशा इक्वल होता है, बस ये याद रखो कि टोटल मास जो होता है बच्चों वो हमेशा इक्वल होता है। क्लियर हो गया? क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? कि टोटल मास जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, टोटल मास हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो अनबैलेंस क्या था? इसके अंदर हमने पढ़ा था अनइक्वल नंबर ऑफ एटम होता है, और बैलेंस में क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो बोथ साइड केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन आर इक्वल। तो इसमें क्या याद रखोगे कि एटम्स इक्वल होते हैं, बस दो वर्ड याद रखो कि एटम्स इक्वल होते हैं। अनबैलेंस में एटम्स अनइक्वल होते हैं, और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो एटम्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। केवल इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, पूरा याद करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे इसमें देखिए वाटर के 4 एटम्स है, 2 ये और 2, 4 एटम्स ये हो गए वाटर के, और 2 एटम्स ऑक्सीजन के। अब राइट हैंड साइड पे देखो तो 4 एटम्स फिर से हाइड्रोजन के, ठीक है, और 2 एटम्स ऑक्सीजन के। ये 2 है ना, 2 की मल्टीप्लाई ऑल्सो होगी, तो 2 एटम्स जो है ऑक्सीजन के। तो 4 एटम्स हाइड्रोजन के, यहां भी 4 एटम्स हाइड्रोजन के, यहां 2 एटम्स ऑक्सीजन के, यहां भी 2 एटम्स ऑक्सीजन के। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, द केमिकल रिएक्शन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव। एक केमिकल रिएक्शन ज्यादा इंफॉर्मेटिव कब बनता है? तो ये सारे पॉइंट थोड़ी आपको लिखने हैं। आप क्या करोगे इन सारे पॉइंट को याद करके? आपको क्या याद करना है? इनमें से जो मेन चीज है बस वो याद करना है। क्या? कि केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव कब बनता है? जब हम उसका फिजिकल स्टेट लिखते हैं। पहला पॉइंट याद हो गया? केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव कब बनता है? जब उसका फिजिकल स्टेट लिखा जाता है, या फिर प्रेसिपिटेट लिखा जाता है। और प्रेसिपिटेट को कैसे डिनोट करते हैं? डाउनवर्ड एरो से। अब एक बार क्वेश्चन में क्या आया था कि हाउ डज द प्रेसिपिटेट इज इंडिकेटेड? प्रेसिपिटेट को कैसे इंडिकेट करते हैं? तो डाउन एरो से, एरो नीचे की तरफ होना चाहिए। ऐसे अगर गैस इवॉल्व होती है तो उसके लिए क्या होता है? तो उसके लिए एरो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, अपवर्ड एरो होता है। अगर गैस इवॉल्व होती है तो एरो अपवर्ड होगा। नेक्स्ट, बाय इंडिकेटेड द हीट। अब हीट के लिए भी ऑप्शन होता है, ये लिखा हुआ देखिए ट्रायंगल, ट्रायंगुलर शेप होता है हीट। अगर हीट है तो वहां ट्रायंगुलर शेप होगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर ऑफ हीट चेंज? तो हीट चेंज के लिए ट्रायंगुलर शेप पे टिक कर देना। क्लियर हो गया? तो इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेकन प्लेस। हमें यह भी लिखना चाहिए कि किसी केमिकल रिएक्शन कौन से कंडीशन में हुई है। कंडीशन का मतलब है यहां पर किस कंडीशन के अंदर, सनलाइट की कंडीशन थी या सनलाइट था या नहीं था, ये सब कंडीशन होती है। प्रेशर था, हीट था या नहीं था, तो किस कंडीशन में केमिकल रिएक्शन हुई है वो भी लिखना चाहिए अगर उसे मोर इंफॉर्मेटिव बनाना है। और इसके अलावा हमें एक चीज और लिखना चाहिए, इफ अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। अगर कोई सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर है तो उसके लिए हम AQ एक्वस सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। अगर कोई सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर है तो उसके लिए क्या यूज होती है? AQ एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? और मैं हीट के लिए बता चुका हूं बच्चों, हीट के लिए क्या टिक करोगे? हीट जैसी आए ट्रायंगुलर शेप पे टिक कर देना। तो इस पूरे टॉपिक से हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि केमिकल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट लिखना चाहिए। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है? सॉलिड के लिए S, लिक्विड के लिए L। सॉलिड के लिए S लिखना चाहिए, लिक्विड के लिए L लिखना चाहिए, गैस के लिए G लिखना चाहिए, और एक्वस के लिए पढ़ चुके हो AQ लिखना चाहिए। ऐसे प्रेसिपिटेट के लिए डाउनवर्ड एरो, गैस के लिए अपवर्ड एरो, हीट चेंज के लिए ट्रायंगुलर शेप। क्लियर हो गया? और कंडीशन लिखना चाहिए कि वो टेम्परेचर में हुआ है, किस प्रेशर में हुआ है, किस टेम्परेचर में हुआ है, किस सनलाइट में हुआ है, नहीं हुआ, ये सब कंडीशन लिखना चाहिए एक केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है?
एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज इन विच ड्यूरिंग द रिएक्शन द हीट इज रिलीज। तो क्यों याद करो इतना सारा भाई, मैं खुद कह रहा हूं भाई लाल मेरे, इतना याद नहीं करना, इतना बस ये याद करना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है, बस ऑप्शन में यही आएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ, ऑप्शन में आप लगा देना हीट इज रिलीज, पर टिक कर दो, खत्म। और इसको हम प्लस साइन से डिनोट करता है, कहां, प्रोडक्ट साइड में। प्लस का साइन होना चाहिए किसमें, प्रोडक्ट साइड में। प्रोडक्ट साइड में हम लिखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, ठीक है। तो दो बातें होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है और इसको प्रोडक्ट साइड में प्लस से डिनोट करते हैं। ऐसे एंडोथर्मिक क्या होता है, तो एंडोथर्मिक क्या करोगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट एब्जॉर्ब होती है, उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक। और इसे हम प्लस हीट कहां लिखते हैं, ये रिएक्टेंट साइड में लिखते हैं। अब देखो दोनों में क्या फर्क है, एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट रिलीज्ड होती है, एंडोथर्मिक क्या होती है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। इसमें प्लस हीट लिखते हैं प्लस हीट, लेकिन प्लस हीट कहां लिखते हैं, प्रोडक्ट साइड में। इसमें भी प्लस हीट लिखते हैं, लेकिन प्लस हीट कहां लिखते हैं, रिएक्टेंट साइड में। क्लियर हो गया, एक तरफ रिएक्टेंट एक तरफ प्रोडक्ट, तो ये लिखते हैं रिएक्टेंट में और ये लिखते हैं प्रोडक्ट में। तो ये क्लियर हो गया बच्चों। आपके लेवल पर अगर पॉलिटेक्निक के लेवल पे देखा जाए तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो वैसे देखो केमिकल रिएक्शन के जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है उसके टाइप्स बढ़ते जाते हैं। बट अगर एग्जाम में आ गया तो बेसिकली आपके लेवल पर ये 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन होती है। कौन कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो आपके लेवल पे 5 टाइप के आपको केमिकल रिएक्शन याद करना है। कौन कौन सी, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर हो गया, तो ये 5 टाइप का रिएक्शन आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जब आप 10th में होंगे, जब आपने 10th क्लास पास की होगी, चाहे इस साल हो या पहले कभी पास कर लियो, आप फर्दर पढ़ाई आगे निकल गए होंगे, तो आपने बहुत बड़ी डेफिनेशन याद करी होगी। यहां नहीं करना, यही तो मैं कह रहा हूं, आप यहां पढ़ के तो देखिए क्यों इन बच्चों की रैंक आ रही है, क्योंकि ये मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और जिसने ये बात समझ ली, आपकी रैंक एक बार में आ जाएगी, चाहे बहुत एवरेज स्टूडेंट ही क्यों ना हो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, आर दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन। तो इसमें पता क्या याद करूंगा, सब्सटेंस कंबाइन, जिसमें सब्सटेंस कंबाइन होता है उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया। देखिए 2 रिएक्टेंट थे और 1 प्रोडक्ट है, तो जब 2 रिएक्टेंट हो लेकिन प्रोडक्ट 1 हो तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो लेकिन केवल 1 प्रोडक्ट हो। तो याद क्या करोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और बस ये याद करोगे सब्सटेंस कंबाइन होती है। बस इतनी 2 बातें यहां याद करनी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए। एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि जब व्हेन वाटर इज एडेड टू कैल्शियम ऑक्साइड, आपसे भी पूछ लेता हूं, जब वाटर ऐड करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड में तो क्या होता है, तो बच्चों हीट रिलीज होती है बहुत बड़े अमाउंट में। When water is added to calcium oxide, जब वाटर ऐड करते हैं किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में, तो आपसे पूछा जाएगा क्या होता है, what happen when water is added to the calcium oxide। ऑप्शन देगा heat is released, heat is absorbed, nothing will change, इस टाइप का ऑप्शन देता है। तो आपको याद रखना है कि जब when water is added to the calcium oxide, हीट इज रिलीज्ड होती है। क्लियर। तो केवल ये चीज याद करनी है और ये याद करना है, इतना सारा नहीं याद करना। फिर आप कहोगे मैंने क्यों लिख रखा है, मैं आपको बार बार हर वीडियो में बता रहा हूं, मुझे तो समझाना पड़ेगा ना भाई, मैं तो समझाने के लिए लिखा है। अगर मैं इतना लिख दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने समझाने के लिए पूरी लाइन लिखी है। आप पूरी लाइन मत याद करना, आप केवल शुरू के जो वाटर एडेड टू द कैल्शियम ऑक्साइड तो हीट रिलीज होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक पॉइंट आप ये रख लो कि स्लेक लाइम का नाम क्या है। स्लेक लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, आप प्रीवियस ईयर को उठा के देखिए। कहां उठा के देखोगे, मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर जो पिछले 4-5 साल के हैं आप देखिए तो सही, मैंने A to Z क्वेश्चन पेपर डाल रखे हैं, उनके सॉल्यूशन भी डाल रखे हैं, उनमें आपको मिल जाएगा कि स्लेक लाइम का नाम क्या है। स्लेक लाइम का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक तो ये याद हो गया। दूसरा, a solution of slake lime is produced by the reaction between calcium oxide and water। तो एक चीज तो आपको याद होगा कि स्लेक लाइम का वैज्ञानिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। दूसरा, ये बनता कैसे है,
तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर से। किससे बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर से। तो स्लेक लाइम एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक तो जो हाईलाइटेड बोल्ड करके लिखा है मैंने, ब्लैक में दिख रहा होगा, एक तो ये याद करोगे और दूसरा याद करोगे कैल्शियम एंड ऑक्साइड एंड वाटर, कि स्लेक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कब बनता है? जब हम कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर को मिक्स करते हैं। ठीक है, स्लेक लाइम, जिसके बाद अभी पढ़ा, स्लेक लाइम इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। इसका इस्तेमाल कहां होता है बेटा? व्हाइट वॉशिंग में। आप घरों में सफेदी कराते हो ना, सफेदी कराते हो, 2-3 दिन बाद देखते हो दीवारें बिल्कुल चमक होती है, तो किसके कारण? आंसर दोगे स्लेक लाइम। क्या लिखोगे? स्लेक लाइम। या फिर अगर स्लेक लाइम ऑप्शन में नहीं हुआ तो क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि दोनों का नाम एक ही है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ लिया, अब जरा ध्यान से सुनो आगे। कैल्शियम कार्बोनेट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान से सुनना, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना बेटा, कैल्शियम के लिए Ca और CO3 कार्बोनेट के लिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, और इसका ये मार्बल का भी फॉर्मूला है। तो मुझे याद है अभी जामिया पॉलिटेक्निक के अंदर क्वेश्चन आया था 2018 के अंदर कि मार्बल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्बल। घरों में मार्बल लगाते हैं ना बेटा, घर जब बनता है तो मार्बल बिछाते हैं ना, आप अपने घर में पूछ लेना बड़ों से मार्बल क्या होता है। तो जो मार्बल लगाता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? मार्बल का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट पे आता है बेटा, केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। जब कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट करती है तो क्या बनता है? एज इट इज पूछते हैं क्वेश्चन कि जब कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर का रिएक्शन होता है तो क्या होता है? तो बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, जब कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर दोनों रिएक्ट करती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट, जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब आप कहोगे सर जी ऐसे तो कोई भी केमिकल इक्वेशन पूछ सकता है। नहीं भाई नहीं, रुक जा, तू जहां पढ़ रहा है ना पहले इस चीज को समझ। सब कुछ नहीं पूछेगा दुनिया में, सारे केमिकल रिएक्शन तू इस तरह से पूछ लेगा तो फिर IAS एग्जाम, IIT का एग्जाम, ये सब किस लिए बनाया गया? सब कुछ नहीं पूछेगा तरह से, कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। और वो कहां से आते हैं? वो सब आपके आते हैं NCERT की बुक से। तो NCERT बुक में जो मेन केमिकल रिएक्शन है वो आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। NCERT की भी सारी रिएक्शन मत याद कर लियो, जो मेन रिएक्शन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं केवल वो याद करना है, जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही बर्निंग ऑफ कोल, अब आपको बोल देगा बर्निंग ऑफ कोल, कोयला देखा सबने, कोल तो सबने देखा है। अब जब कोयले को जलाते हैं तो पूछेगा बर्निंग ऑफ कोल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ कोल। जब कोयले को जलाते हैं तो क्या रिएक्शन होती है? तो आपको इस पे टिक करना है कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, इस पे टिक करना है। क्लियर हो गया? ये किसका रिएक्शन है? कोयले के जलने का, बर्निंग ऑफ कोल। ऐसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी के बनने का क्या होता है? आपसे पूछेगा व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जब पानी बनता है तो उसका रिएक्शन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको ये टिक करना है 2H2O O2 2H2O। क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी के बनने का फॉर्मूला होता है। क्लियर? नेक्स्ट, आप सबके घर में नेचुरल LPG गैस होगा, LPG गैस यूज कर रहे हो आप लोग। तो नेचुरल गैस जो हम लोग यूज कर रहे हैं जब उसको मम्मी बॉइल करती है, खाना बनाती है ना, आज जाकर मम्मी को भी बता देना कि जब हम खाना बनाते हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है जब गैस को जलाते हैं? तो ये रिएक्शन होता है मेथेन गैस हो गया, कौन सा? जो कि सिलेंडर के अंदर भरा हुआ है। ऑक्सीजन आसपास एटमॉस्फेयर में है, दोनों मिलकर बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी का मतलब यहां हीट है, हीट रिलीज होगा, गर्मी रिलीज होगी। तो बच्चों जब नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो ये रिएक्शन पे टिक करोगे। ठीक है? ऐसे बर्निंग ऑफ कोल पढ़ चुके, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। कोयले का जलना दोबारा लिख दिया मैंने। ये क्यों लिखा? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो पहले पढ़ चुके हो और यहां भी याद रखो। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, आई एम सॉरी बेटा, माफ कर दो। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, यहां पर एक बार क्वेश्चन क्या आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के याद रखो 3 एग्जांपल, बहुत सटीक बता रहा हूं, 3 एग्जांपल बता रहा हूं और 2 डेली लाइफ यूज बता रहा हूं। अब क्यों एक्सोथर्मिक पे क्यों फोकस है? क्योंकि भैया एग्जाम में आता है, हमें एग्जाम भी तो पास करना है भाई। हम जो पढ़ा रहे हैं या आप जो पढ़ रहे हो, फीस पे कर रहे हो, उसका मेन मकसद क्या है? एग्जाम क्वालिफाई करना किसी तरह से। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के याद रखिए 3 एग्जांपल, इससे बाहर कभी कुछ पूछा नहीं किसी भी स्टेट के पॉलिटेक्निक में। पहला, नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब नेचुरल गैस को बर्न करता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, और अमोनिया का बनाना, अमोनिया को बनाने के लिए फॉर्मूला ये होता है
N2 प्लस TH2 और 2NH3 प्लस एनर्जी। तो ये 3 एग्जाम्पल याद रखना सटीक, चाहे आप इंडिया के कोई भी स्टेट के पॉलिटेक्निक का एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, यही 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। और दो यूज कहां का, लंबी सी सांस ले लो, रेस्पिरेशन जो फूड को ब्रेक डाउन में काम आती है, ये मैं आपको बायो में समझाऊंगा। रेस्पिरेशन एक आपने जो कभी ब्रीथिंग ली, लेकिन जो ऑक्सीजन आपने इनहेल किया अभी भी लंबी सांस लेने पर, वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में काम आता है। तो रेस्पिरेशन कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कुछ याद नहीं करना, अगर यही चीज मैं आपको बच्चों पढ़ा होता ना 10th क्लास में आप पढ़ रहे होते, तो मैं आपको ये नहीं बताता रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मैं आपको बहुत बड़ा रीजन बताता कम से कम आधे पेजों का। लेकिन हमें क्यों याद करें आधे पेज का आंसर, हम सिर्फ इतना याद कर लेंगे रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि रेस्पिरेशन जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्लियर, रेस्पिरेशन किसका एग्जांपल होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। और ऐसे ही रोटिंग ऑफ वेजिटेबल, जो वेजिटेबल वगैरह कंपोस्ट नहीं होती, जो बेकार फ्रूट्स वेजिटेबल, इनको हम गड्ढों में डाल देते हैं, है ना, तो वो भी कौन सा रिएक्शन है, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो रोटिंग ऑफ वेजिटेबल और जो वेजिटेबल या फ्रूट्स वगैरह होती है बेटा, वो भी किसका एग्जांपल है, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स याद रखना, दोनों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल है। और ये बहुत ज्यादा आता है, मुझे तो याद है ये वाला क्वेश्चन, जो ये वाला ना रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये तो लगभग हर साल रिपीट होकर आ रहा है, हर साल रिपीट होके जा रहा है कि रेस्पिरेशन कौन सा रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे टिक कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटो 23 वाले पॉइंट पर, फेरियस सल्फेट। जी हाँ, फेरियस सल्फेट की खासियत है, जब इसको बेटा हीट करते हैं ना, फेरियस सल्फेट को जब क्या करते हैं, हीट। मैंने कहा ना सब कुछ मत याद करो, याद करना है कर लो, अच्छी बात है याद हो जाए तो, बट सब कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हो एमसीक्यू बेस्ड है, वहां तो हमें केवल आंसर चाहिए। तो कॉपी में लिखते जाओ, एक कॉपी बना लो प्रॉपर, डे बाय डे जो बात कहूं, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 जो पढ़ाते जाओ, और डे बाय लिख के देखो, एक बार में रैंक आएगी और आप टॉप लेवल पे रैंक ले आओगे। ठीक है, तो फेरियस सल्फेट को जब क्या करते हैं, हीटेड करते हैं, गर्म करते हैं, तो पता है क्या होता है, इसका ग्रीन कलर चेंज हो जाता है, इसका ग्रीन कलर चेंज हो जाता है, याद रखोगे। जब फेरियस सल्फेट को हीटेड करते हैं तो इसका जो ग्रीन कलर है वो चेंज हो जाता है, और स्मेल किसकी आती है, तो बर्निंग ऑफ सल्फर की। तो दो बातें याद करनी है कि जब फेरियस सल्फेट को हीट करते हैं ना, तो ग्रीन कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है, और स्मेल किसकी आती है, तो बर्निंग ऑफ सल्फर की, सल्फर की स्मेल आती है। ठीक है, जैसे सल्फर को हम जला रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, द केमिकल इक्वेशन फॉर हीटिंग ऑफ फेरियस सल्फेट। अभी भी आपने पढ़ा था फेरियस सल्फेट को हीट करने पर, तो उसका केमिकल रिएक्शन ये है, ये हो गया फेरियस सल्फेट, इसको हमने हीट किया तो Fe2O3 बना, दूसरा SO2 बना, और तीसरा SO3 बना। तो ये केमिकल रिएक्शन है किसका, फेरियस सल्फेट के लिए। जब इसको हीट करते हैं तो ये रिएक्शन बनती है। ठीक है, तो आपको पता है मेन रिएक्शन ही आपको याद करनी है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू 2 or more सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है जब रिएक्टेंट होता है ना बेटा, रिएक्टेंट वो स्प्लिट अप, वो टूट जाता है, कितने में, 2 or more than 2 सब्सटेंस, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में। तो डिकम्पोजिशन की बात में क्या याद रखोगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इट स्प्लिट अप इनटू 2 or more सब्सटेंस, ये टूट कर 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस बनाता है। एग्जांपल देखो कि कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। तो यहां पर रिएक्टेंट जो था वो एक था और प्रोडक्ट जो है वो 2 है, तो इसे बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया, डीकंपोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट तो एक होते हैं बट प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन आपने पढ़ लिया। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन बेटा 3 टाइप के होते हैं, तो 1 by 1 इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहला क्या याद रखोगे, थर्मल डीकंपोजिशन। देखो बोल्ड करके ब्लैक करके आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर। अब ये थर्मल डीकंपोजिशन क्या होता है, व्हेन डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब डीकंपोजिशन रिएक्शन हीट के कारण हो, गर्मी के कारण हो,
व्हेन डीकंपोजिशन रिएक्शन टेकन प्लेस ड्यू टू हीट, जब डीकंपोजिशन रिएक्शन हीट के कारण हो तो उसे थर्मल डीकंपोजिशन कहते हैं। तो क्यों याद करोगे इतनी बातें, पता है क्या याद कर लो, हीट, हीट लिख लो और इक्वल टू लिख लो थर्मल डीकंपोजिशन, यानी थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का संबंध हीट से है, जब थर्मल डीकंपोजिशन का मतलब हीट से है। ठीक है, हीट वर्ड याद रखो और थर्मल डीकंपोजिशन याद रखो। ये इसका एग्जांपल हो गया कि इस रिएक्शन को जब ने हीट किया तो ये ब्रेक डाउन हो गया, तो इस पूरे रिएक्शन को हम थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि ये ब्रेक डाउन किसकी वजह से हुआ, ये ब्रेक डाउन हीट की वजह से हुआ। तो जब रिएक्शन हीट की वजह से ब्रेक डाउन होता है तो उसे हम थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का नाम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का किसका नाम होता है, तो क्विक लाइम, किसका नाम होता है बेटा, क्विक लाइम। एक आपने पढ़ा था स्लेग लाइम, याद करो स्लेग लाइम, और अब क्या पढ़ रहे हो, क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड, ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड। तो अभी मुझे याद है कि अभी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्या आया था कि व्हाट इज द नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है, या कैल्शियम ऑक्साइड को हम किस नाम से जानते हैं। तो बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा पॉइंट नंबर 28। तो बेटा पॉइंट नंबर 28 क्या है, पॉइंट नंबर 28 ये है, व्हेन लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड, जब लेड नाइट्रेट पाउडर को हीट किया जाता है तो क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि जब लेड नाइट्रेट पाउडर को बच्चों हीट करते हैं तो तीन चीज बनती है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। क्लियर हो गया। आपको इतनी बातें याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप रिएक्शन पर ध्यान दो कि जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं बच्चों तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन, तीन चीजों की फॉर्मेशन होती है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि बच्चों ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना बच्चों, ये ब्राउन कलर की होती है। यहां पर कौन से कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है कि जब लेड नाइट्रेट को बर्न करते हैं तो लेड नाइट्रेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन बर्न होता है। तो व्हाट इज द कलर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का कलर क्या होता है, तो ब्राउन कलर होता है। याद रहेगा। नेक्स्ट, जब हम वाटर को व्हेन करंट इज पास थ्रू वाटर, अगर हम पानी के अंदर करंट पास करते हैं तो इट डिकम्पोज इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये दो हिस्सों में टूट जाती है, एक ऑक्सीजन में और एक हाइड्रोजन में। ये तो हर कोई जानता है कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो जब उसके अंदर करंट पास करते हैं एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर के द्वारा तो वो दो हिस्सों में डिकम्पोज हो जाती है, एक ऑक्सीजन में और एक हाइड्रोजन में। वाटर के दो पार्ट बन जाते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, क्योंकि वाटर इसी से फॉर्मेशन हुई उसकी। नेक्स्ट, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड, क्या लिखा हुआ है, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड। क्यों लिखा मैंने व्हाइट, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है कि व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड का कलर व्हाइट होता है, लेकिन जब इसको हम सनलाइट में रखते हैं कुछ देर के लिए, फॉर सम टाइम, टर्न ग्रे इन सन, तो क्या हो जाता है, ग्रे कलर हो जाता है। क्यों, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल की। तो आप ये मत याद करिए सिल्वर मेटल, भाई इतना याद करिए सिल्वर क्लोराइड का कलर व्हाइट होता है, बट जब इसे सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो इसका कलर ग्रे हो जाता है। याद रखोगे क्या बोला मैंने, और मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा हूं कि जो बात बता रहा हूं केवल आप उस पर फोकस करो। ठीक है, कि सिल्वर क्लोराइड का कलर व्हाइट होता है और जब हम उसे सनलाइट में रखते हैं तो उसका कलर ग्रे कलर का हो जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसका रिएक्शन है, द रिएक्शन फॉर सिल्वर क्लोराइड केप्ट इन सनलाइट। जब सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में रखते हैं तो उसका रिएक्शन क्या है। तो बच्चों जब सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में रखते हैं तो रिएक्शन आपके सामने है कि सिल्वर क्लोराइड सिल्वर प्लस क्लोरीन बनती है। तो जो आपने पढ़ा ना भी कि सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का होता है, सनलाइट में रखते हैं तो ग्रे कलर हो जाता है, ये उसका रिएक्शन है। तो ये वाला पॉइंट आप डायरेक्ट इसके बाद ये रिएक्शन लिख दो तो ज्यादा अच्छा है, ये इस पॉइंट को आपकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट आपका है सिल्वर ब्रोमाइड। अब ये सिल्वर ब्रोमाइड को याद रखो कि सिल्वर ब्रोमाइड को जब सनलाइट में रखते हैं ना कुछ देरों के लिए तो टर्न ग्रे इन सनलाइट, तो इसका कलर भी ग्रे हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल, और इसके लिए रिएक्शन आपके सामने ये दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों का लगभग एक ही जैसा आंसर है, तो इस चीज का दोनों का रिएक्शन याद रखना। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर जी आपने सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को ही क्यों उठाया, क्योंकि इसका संबंध है बेटा एग्जाम से। कभी आपने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींची है, कभी आपने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खिंचवाई है, उसमें सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड के इन दो रिएक्शन का इस्तेमाल होता है। सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर ब्रोमीन
turn gray in sunlight due to formation of silver metal. These reaction are used in white and black photography. इसका इस्तेमाल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होती है। किन दो रिएक्शन का? सिल्वर क्लोराइड के रिएक्शन का, इस वाले का, और सिल्वर ब्रोमाइड इस वाले रिएक्शन का। तो ये दो ही रिएक्शन क्यों बता रहा हूं? रिएक्शन मत याद करो, कोई बात नहीं, इतना याद रखो कि सिल्वर क्लोराइड के रिएक्शन और सिल्वर ब्रोमाइड के रिएक्शन का इस्तेमाल कहां होता है बच्चों? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछ लेगा डाइजेशन ऑफ फूड, खाना खाते हैं हम सब, फूड डाइजेस्ट होती है, तो कौन सा रिएक्शन है? टिक कर देना, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या टिक करोगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन। ऐसे ही मैंने आपसे कहा था रेस्पिरेशन कौन सा रिएक्शन है, आप क्या टिक करोगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। भूल गए होंगे अब तक, तो भूल जाते हो बहुत जल्दी, हम इंडिया वाले हैं, अलग ही है ना, हम जल्दी भूल जाते हैं चीजों को। ठीक, कोई बात नहीं, याद कर लेना, वीडियो को बार बार रिमाइंड करके देख लेना। डाइजेशन ऑफ फूड बेटा कौन सा रिएक्शन है? तो डाइजेशन ऑफ फूड जो बच्चों वो डीकंपोजिशन रिएक्शन है। याद रखोगे, डाइजेशन ऑफ फूड कौन सा रिएक्शन है? इट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इन डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होती है, एनर्जी इज फॉर्म ऑफ हीट, उनको हम डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम तीन कैटेगरी बांटते हैं, एक हीट के लिए, एक लाइट के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होती है ना, जिसमें आपको याद होगा कि एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो सिंगल रिएक्टेंट जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन तीन प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन तरीके से? हीट के द्वारा, एक लाइट के द्वारा और एक इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है, एक थर्मो के लिए जो आप पहले बता चुके हो, एक लाइट के लिए आएगा फोटोलाइटिक, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक। तो तीन टाइप के डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है। तो आपको क्या याद करना है इसमें आपको याद करना है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन की तीन कैटेगरी होती है, हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बाकी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी को डिस्प्लेस करना, किसी की जगह ले लेना। मान लीजिए कि आप किसी के पद को डिस्प्लेस करते हैं, उसको हटा दिया जाता है और आपको उसका पोस्ट मिल जाता है, तो डिस्प्लेस कर दिया ना आपने उसको। तो जो ज्यादा रिएक्टेंट होगा वो कम वाले को डिस्प्लेस कर देगा। इलेक्शन होते हैं, जिसको ज्यादा वोट मिलता है वो कम वाले वोट को डिस्प्लेस कर देता है या पहले वाले नेता को डिस्प्लेस कर देता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है दीज आर द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस टू अनदर एलिमेंट। क्या याद करोगे? वन एलिमेंट टेक प्लेस द पोस्ट ऑफ अनदर एलिमेंट। जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है, जब एक एलिमेंट बेटा दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब मोर रिएक्टिव एलिमेंट, इसमें जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस कर देगा किसको? लेस रिएक्टिव मेटल को। ज्यादा रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को। क्लियर हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में दो बातें याद रखो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है किसी एलिमेंट को डिस्प्लेस करना। दूसरा आपको याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। आई होप आपको समझा पाया हूं मैं। क्लियर हो गया बेटा? ये रिएक्शन याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, आयरन ऑक्सीजन साथ में था और एल्युमिनियम अलग था, लेकिन एल्युमिनियम ने ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दिया। एल्युमिनियम ने या आयरन ने, देखो आयरन ना, आयरन की जगह कौन आ गया? एल्युमिनियम आ गया। तो एल्युमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। आयरन की जगह एल्युमिनियम आ गया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। और आयरन बेचारे को डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि लेस रिएक्टिव था, ये बेचारा अलग हो गया क्योंकि ये कम पावरफुल था। तो चुप बैठने में ही भलाई है भैया, अलग हो जाओ, क्योंकि जो एल्युमिनियम था वो ज्यादा रिएक्टिव था तो उसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, आगे अक्सर एक क्वेश्चन पूछा था आयरन नेल के बारे में। आयरन नेल का मतलब कील, सिंपल कील, लोहे की कील, आप सब जानते हो। तो आयरन नेल आर एडेड इन ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कहां डालते हैं उसे? ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में डालते हैं। आफ्टर सम टाइम ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फेडेड्स अवे। आप अगर कुछ दिनों के लिए छोड़ दो आयरन नेल को बेटा कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू। याद रखना, क्योंकि ये भी एग्जाम में आ चुका है। जी हाँ, ये भी एग्जाम में आ चुका है कि व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, अगर हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट में कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे तो पता है क्या होगा? उसका जो ब्लू कलर है वो फेडेड हो जाएगा और वो लाइट ग्रीन हो जाएगा। ब्लू कलर चेंज हो गया लाइट ग्रीन कलर में। द कलर ऑफ आयरन नेल बिकम ब्राउनिश। और आयरन नेल का कलर कैसा हो जाएगा? ब्राउन कलर का हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्या कह रहा था बताइए, एक बार दोबारा सुन लो। आयरन नेल कील, आयरन नेल को कील को जब हम
कॉपर सल्फेट में ऐड करते हैं। कॉपर सल्फेट जिसका कलर ब्लू होता है, बाद में कुछ दिनों बाद उसका कलर फेडेड होकर ग्रीन कलर हो जाता है, लाइट ग्रीन कलर, ग्रीन भी नहीं लाइट ग्रीन कलर हो जाता है। और सर जी कील का कलर कैसा होता है? तो कील तो लोहा है और लोहे का कलर ब्राउन होता है, आप सब जानते हो, जंग लगने के बाद तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है। आई होप क्लियर हो गया, ये कील का रिएक्शन था। तो इसका रिएक्शन भी मैंने लिख रखा है, वैसे रिएक्शन पूछता नहीं, फिर भी मैंने लिख दिया कि कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो तो अपनी कॉपी में लिख लेना कि जब आयरन और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का रिएक्शन होता है तो बच्चों ये रिएक्शन होता है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो क्या हुआ? कॉपर और आयरन जब इनका रिएक्शन हुआ तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को साइड कर दिया, साइड हो गया, इसकी जगह आयरन आ गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। When sodium sulfate solution is added to barium chloride solution, जब सोडियम सल्फेट को हम ऐड करते हैं किसमें? बेरियम क्लोराइड में। सोडियम सल्फेट को ऐड करते हैं किसमें? बेरियम क्लोराइड में। तो एक कॉपी में क्या लिखोगे? एक लिख लो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। इन दोनों के रिएक्शन से तीन बातें निकलती है। पहला, ये एक वाइट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, वाइट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें जो प्रेसिपिटेट बनता है वो बनता है ये BaSO4। याद रखोगे, जो सोडियम सल्फेट है जब उसको बेरियम क्लोराइड के साथ ऐड करते हैं तो ये कौन सा रिएक्शन है? आपसे ऐसे पूछेगा, when sodium sulfate react with the barium chloride what is the reaction it is called? तो टिक कर दो precipitation reaction, पहला चीज। दूसरा, इसमें जो precipitate बनता है, precipitate क्या होता है? जो रिएक्शन होने के बाद बच जाता है कोई insoluble substance, वो precipitate का नाम क्या है? तो बेरियम सल्फेट। दूसरा पॉइंट। और तीसरा इसका रिएक्शन। तो वैसे मैं आपसे कहूंगा रिएक्शन की आवश्यकता नहीं है, आप रिएक्शन मत याद करना, बस दो बात याद करना। देखो लिखा कितना ज्यादा है, आधे तो देख के चकरा जाएंगे, आधे को देख के तो चक्कर आ गया होगा, भाई कैसे याद होगा? भाई सब याद होगा, क्यों याद नहीं होगा? तीन बातें याद करनी है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब ऐड होगा तो इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे, और जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा वो BaSO4 होगा। क्लियर हो गया? क्यों याद कर रहा है इतनी सारी बातें? मैं भी नहीं पढ़ा रहा, खत्म बात, आगे बढ़ते हैं। चलिए, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयन। क्या बोला मैंने? एक्सचेंज ऑफ आयंस, बस इतनी बात याद रखो। ऑफ टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मत याद करना मेरी बात, सिर्फ इतनी बात याद कर लेना कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ आयन। क्या रखोगे? एक्सचेंज ऑफ आयंस। इतनी अगर बात याद कर सको तो मुबारक हो, आपकी रैंक आ जाएगी। इस बात का बिल्कुल पक्का सबूत है। बस मैं आपसे वीडियो के स्टार्टिंग से बोल रहा हूं कि बच्चों पॉइंट टू पॉइंट समझो चीजों को, वन बाय वन एक एक चीज को लिखते जाओ कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अगरम सगरम मत याद कर लेना। यूट्यूब पे भरे पड़े हैं वीडियो, मैं देख के कई बार मुझे चक्कर आ जाते हैं कि भैया बच्चे पढ़ रहे हैं या कंफ्यूज हो जाएंगे, उन्हें यही समझ में नहीं आता कि पढ़ना क्या है, याद क्या करना है, क्योंकि आप अलग अलग जगहों पर भटक जाओ। किसी एक चैनल को पकड़ लो, चाहे मेरा चैनल हो या किसी और का चैनल हो, किसी एक चैनल को पकड़ के बैठ जाओ और अच्छे से तैयारी करो, लग के तैयारी करो वहां पर, ठीक है? तो आपकी रैंक आ जाएगी। और एक बार तैयारी करने से पहले उनकी रैंक भी देख लेना कि भाई उन्होंने अगर वो पढ़ा रहे हैं तो उनका कुछ रैंक भी होगा ना, ये ऐसे ही पढ़ा रहे हैं तो रैंक जरूर पूछ लेना, उसके बाद तैयारी करना, तो आपका रैंक आने की ज्यादा संभावना होगी। चलिए वापस आते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का संबंध किससे था? एक्सचेंज ऑफ आयन से। क्लियर हो गया? केवल इतना याद करना है। सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। क्या बोला मैंने? लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड कौन सा रिएक्शन है बताओ? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलोगे? तुरंत टिक कर देना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का कलर कौन सा बनता है? येलो। याद रखोगे? लेड नाइट्रेट क्या क्या बोला था, ध्यान सुनो। लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, मैं ऐसे याद करता था अपने टाइम पे, देखो लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड इक्वल टू क्या बनेगा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और दूसरा एरो बना के लिखूंगा येलो कलर। खत्म बात, मैं बाकी चीज क्यों बकवास करूं, मैं क्यों याद करूं ये सब रिएक्शन वगैरह, जब मुझे पता ये सब कभी आज तक पूछा नहीं एग्जाम में। इतने साल तक स्टेट के पेपर देखते हुए मुझे हो गए, कभी नहीं पूछा एग्जाम में। तो बस लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड में क्या रखोगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और येलो इन कलर, बस खत्म हो गया। आगे बढ़ते बेटा। When dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड होता है किसमें? सोडियम कार्बोनेट में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ऐड होता है किसमें? सोडियम कार्बोनेट में। ये ना सोडियम कार्बोनेट,
तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट और HCl के बीच रिएक्शन। तो जब सोडियम कार्बोनेट और HCl रिएक्ट होती है तो बच्चों तीन चीज बनती है, एक तो आपका नमक NaCl, सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट खाते हो ना घर में, है कॉमन सॉल्ट NaCl, नमक का फॉर्मूला है बेटा ये, H2O पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखोगे, जब सोडियम कार्बोनेट और HCl दोनों आपस में रिएक्ट करती है बेटा तो तीन चीज की फॉर्मेशन होती है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 44, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की। बताओ लाइम वाटर को मिल्की कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और आप देख लो प्रीवियस में कितनी बार आ चुका, आप उठा के देख लो पेपर। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की बना देता है। रिएक्शन मत याद करना, मैं खुद कह रहा हूं रिएक्शन मत याद करना, बस समझदारों के लिए लिखा है कि भैया किसी को एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो अपना लिख लो, बना आप कमेंट करके कहोगे सर जी आपने रिएक्शन नहीं बताई, मैंने लिख दी भैया बचने के लिए आपसे, ताकि आप ये ना पूछो कि सर जी आपने रिएक्शन नहीं लिखी, मैंने से लिख दी बेटा रिएक्शन भी ले, बट एग्जाम में आता नहीं। एग्जाम में क्या पूछता है कि कौन सा ऐसा गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की करता है, आंसर दोगे कार्बन डाइऑक्साइड। याद रहेगा। आगे पर्सिपिटेट क्या होता है, बार बार बकवास कर रहा था मैं, पर्सिपिटेट 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 क्या होता है, तो इनसोल्यूबल सब्सटेंस। क्या होता है बेटा, इनसोल्यूबल सब्सटेंस, जो पानी में नहीं घुल सकता। रिएक्शन होने के बाद अगर कोई ऐसा सब्सटेंस बनता है जो पानी में नहीं घुल सकता, उसे पर्सिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। कौन सा पर्सिपिटेट, इनसोल्यूबल प्रोडक्ट जो पानी के अंदर नहीं घुलता। ठीक है, आगे पर्सिपिटेशन रिएक्शन का ये एग्जांपल है, तो ये पहले ही पढ़ चुके हैं आप, सोडियम सल्फेट और बेरियम कार्बोनेट है ना, ये सब छोड़ो, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, ऑक्साइडेशन। ओहो हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, गजब, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। ऑक्साइडेशन क्या होता है, अब आप पूरा याद करोगे, है याद करके पागल हो जाओगे, फिर एग्जाम में जाओगे सब कंफ्यूज। दो बातें याद कर लो, क्या, गेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बढ़ता है, लॉस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन घटता है। क्या बात बोली बताओ, गेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बढ़ता है और लॉस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन घटता है। ये किसकी किसकी पहचान है, ऑक्साइडेशन। और एक और पहचान बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, मैंने इसमें क्यों नहीं लिखा, क्यों इसने लिखा, फिर वीडियो क्यों देखोगे, वीडियो देखोगे नहीं आप, कहोगे मैं खुद पढ़ लूंगा, चौड़े होकर घूमोगे मार्केट में, लेकिन आपको अधूरा ज्ञान मिल जाएगा। भैया मास्टर की सुनो ना, उसे एक्सपीरियंस है भाई, हमारी भी तो सुनो, हमें इतने साल का एक्सपीरियंस है, उसका फायदा तो उठाओ बेटा। गेन ऑक्सीजन, लॉस हाइड्रोजन के अलावा एक और होता है, लॉस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला, लॉस इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑक्सीजन, लॉस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और लॉस इलेक्ट्रॉन, ये तीन पहचान है किसकी, ऑक्साइडेशन की। ऐसे रिडक्शन की भी तीन पहचान है, क्या, लॉस ऑक्सीजन, उल्टा कर दो, लॉस ऑक्सीजन, गेन हाइड्रोजन और गेन इलेक्ट्रॉन्स, ये किसकी पहचान है, रिडक्शन की। क्लियर हो गया। ऑक्सीडेशन कौन होता है, गेन ऑक्सीजन या लॉस हाइड्रोजन या लॉस इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन कौन होता है बेटा, लॉस ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन और गेन इलेक्ट्रॉन्स। आगे आता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, When the surface of a metal is attacked by air, जब कोई मेटल अटैक कर, जब मेटल पर अटैक होता है किसके द्वारा, एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा या कोई एसिड वगैरह के द्वारा, इट सेड टू बी कोरोड, तो उसे कोरोड कहते हैं और इस फिनोमिना को हम कोरोजन कहते हैं। ये आपकी वैज्ञानिक भाषा है, साइंटिफिक लैंग्वेज है, सिंपल अपनी भाषा में आ जाओ, हमें तो आदत नहीं भैया, हम तो सिंपल भाषा में आंसर समझेंगे। तो सिंपल भाषा क्या है, जंग लगना, उसे बोलते हैं रस्टिंग। तो रस्टिंग बेटा इसका पार्ट होता है कोरोजन का, कोरोजन का पार्ट होता है रस्टिंग। कोरोजन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर छोटा सा टॉपिक आता है रस्टिंग। कोरोजन का मतलब होता है कोई भी मेटल, कोई भी मेटल जब एयर वाटर में या फिर एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो धीरे धीरे उस पर एक लेयर सी बन जाती है, अलग अलग कलर की बन सकती है। अब हम अक्सर लोहे को, जंग को ध्यान रखते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे आसपास लोहा ही है, बाकी जो मेटल है वो दिखते ही क्या आसपास हमारे, इसलिए हमें लोहा याद रहता है। जबकि कोरोजन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, रस्टिंग अलग चीज है, कोरोजन अलग चीज है। रस्टिंग कोरोजन का एक पार्ट हो सकता है। कोरोजन क्या होता है, कोई भी मेटल जब वाटर, एयर या एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक थिन लेयर बन जाती है, पतली सी परत बन जाती है, उसको हम कोरोजन कहते हैं, जो उस मेटल को वीक कर देता है, उस मेटल को कमजोर कर देता है। इस पूरे को हम कोरोजन कहते हैं। जैसे गोल्ड और सिल्वर दो ऐसे मेटल है जो कभी कोरोड नहीं होते। सिल्वर तो फिर भी थोड़ा बहुत कोरोड हो भी सकता है, वैज्ञानिकों ने अभी हाल में रिसर्च करके बताया कि सिल्वर तो फिर भी कोरोड हो सकता है, लेकिन गोल्ड बिल्कुल भी कोरोड नहीं होते।
ठीक है। तो अगर पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी करोड, गोल्ड पे टिक कर देना, तुरंत पूछना मत, मेरे से पूछना मत भैया, व्हाट्सएप करके फोन करके मत पूछना, तुरंत गोल्ड पे टिक कर देना, बिना किसी से बात करके गोल्ड पे टिक कर देना, ठीक है। आगे अब रस्टिंग आ गया ना, रस्टिंग बार बार रस्टिंग आगे, रस्टिंग पे आ गया। रस्ट इज द मिक्सचर ऑफ, रस्टिंग किसका मिक्सचर है? आयरन ऑक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड का। और आप देख लो, उठा के देख लेना, मैं अभी भी कह रहा हूं, आप जाके चेक कर लो, पीवीएस का पेपर यूट्यूब पे डाल रखा है, 3 बार तो ये मैं सॉल्व कर चुका हूं कि रस्टिंग क्या क्या होता है। रस्टिंग 2 चीजों का मिक्सचर होता है, आयरन ऑक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड का। और कई बार एग्जांपल में आ चुका है कि रस्टिंग इज द मिक्सचर ऑफ, ये लिख देता है रस्टिंग इज अ मिक्सचर ऑफ, और नीचे ऑप्शन देता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस, इट इज अ मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस। तो आयरन ऑक्साइड एंड आयरन हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है रस्टिंग। क्लियर हो गया? क्या हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं? क्या लोहे को या किसी चीज को रस्टिंग करने से बचा सकते हैं? बिल्कुल। हियर इज द मेथड, ये सारे मेथड्स हैं जिसके द्वारा रस्टिंग बचाई जा सकती है। कौन कौन? आप कोटिंग कर दो, किसकी? पेंट लगाकर, इनेबलिंग कर दो, पेंटिंग कर दो, प्लास्टिक कोटिंग कर दो, ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग कर दो, गैल्वेनाइजिंग कर दो, टिनिंग कर दो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, कन्वर्टिंग आयरन टू स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट कर लो आयरन को। तो ये सारे मेथड हैं किसके लिए? रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए, रस्टिंग को रोकने के लिए। क्लियर हो गया? तो रस्टिंग को इस वाले मेथड से हम बेटा बचा सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखना, गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग होता है, गैल्वेनाइजिंग का संबंध जिंक से होता है, लेयर ऑफ जिंक। जब आयरन पर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, जब आयरन पर जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं तो उसे गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। ऐसी टिनिंग क्या होती है? तो टिन की लेयर होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्रोमियम और निकल का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किसका इस्तेमाल होता है? क्रोमियम एंड निकल का। और आयरन को हम कन्वर्ट कर देते हैं स्टेनलेस स्टील में ताकि उस पर जंग ना लगे। अब आता है रेंसिडिटी। अब ये रेंसिडिटी क्या चीज है? चलिए, समोसे सबको पसंद है, नहीं पसंद है तो सुन लो भाई, कभी तो खाए होंगे। समोसे को हम अगर रख दें 2-3 दिन तो क्या होगा? उसमें स्मेल आ जाएगी, हम फेंक देंगे। कभी आपने सोचा है स्मेल क्यों आई? ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो ऑयल या फैट से बना है, किससे बना है? ऑयल या फैट से। याद रखना, मैंने बोला लिखा है ना फैट, ऑयल एंड फैट, फैट एंड ऑयल लिखा है यहां। कोई भी प्रोडक्ट जब फैट एंड ऑयल से बना है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर स्मेल आ जाती है। इसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो क्यों याद कर रहे हो तुम बातें? समझ लो ना इस चीज को, क्या बोल रहा हूं कि फैट या ऑयल से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस वर्ड को याद करो, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तो उसका स्मेल चेंज हो जाता है, इसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। आजकल रेंसिडिटी को रोकने के मेथड आ चुके हैं और उनमें से एक है एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट ऐड किया जाता है प्रोडक्ट में ताकि जो रेंसिडिटी हो वो कम से कम हो सके। क्लियर हो गया? क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होता है जो रेंसिडिटी से हमें बचा सकता है या कुछ समय के लिए रेंसिडिटी को रोक सकता है, ऑक्सीडेशन होने से रोक सकता है, ऑक्सीडाइज होने से रोक सकता है। कौन? एंटीऑक्सीडेंट। क्या हमारे घर में कोई ऐसी चीज है जिससे हम रेंसिडिटी से बचा सकते हैं? बचाना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ उसके प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। मतलब अगर वो 1 दिन में खराब हो रहा हो तो 4-5 दिन में खराब नहीं होगा, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही बंद कर दोगे और समोसा रख लोगे और 10 साल बाद खाओगे तो वैसे ही देगा, ऐसा नहीं है। उसके प्रोसेस को आप स्लो कर सकते हो। किस द्वारा? एक तो रेफ्रिजरेटर, घर में फ्रिज है आपके, और एक टाइट कंटेनर। ये बेटा गलत लिखा हुआ है, कीपिंग फूड इन द रेफ्रिजरेटर। फ्रिज में रख दो चीजों को, दूध रखते हो आप घरों में, अलग अलग चीजें घर में रख देते हो फ्रिज में, तो आप स्लो कर देते हो रेंसिडिटी की प्रोसेस को। और कीपिंग फूड इन टाइट कंटेनर आएगा बेटा, कंटेनर, ये गलत लिखा बेटा, सॉरी बेटा, यहाँ कंटेनर आएगा, टाइट कंटेनर। आप देखते हो ना चीजें पैक हो जाती है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड होता है। आजकल ड्राई फ्रूट्स वगैरह आपने देखे हो, कभी खरीदे हो तो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं। डेट्स आप खरीद के देखो, जो खजूर वगैरह होते हैं आप देखोगे टाइटली पैक्ड होते हैं, तो रेंसिडिटी से बचाने वगैरह के लिए। और लास्ट एक याद करो, चिप्स मैन्युफैक्चर, चिप्स आप सबने कभी ना कभी खाए होंगे, उसमें कौन सा गैस यूज होता है? तो नाइट्रोजन गैस। ज्यादा इसके बाद डिस्कस नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा पूछेगा नहीं। इतना ही पूछा था कि चिप्स मैन्युफैक्चर, चिप्स के बैग में कौन सा गैस का इस्तेमाल करता है? तो नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल होता है। अब ये लास्ट टॉपिक था। अब मैं आपको इस बात का प्रॉमिस कहता हूं कि आप किसी भी स्टेट के हो, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लेना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन होगा, आप देखना इस 55 पॉइंट से बाहर नहीं हो सकता। आप एक बार चेक कर लेना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना बेटा, मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष। आपकी रैंक बहुत टॉप किया है और आप बहुत तरक्की करो। थैंक यू बेटा।